Children, today we are going to learn important points of projectile motion, and after that we will solve numericals. We will learn how to solve numericals of projectile motion. The very first point is, if a projectile is thrown at 45 degree, it will cover maximum range on the horizontal ground. And in the last class we discussed, because of this sine 2 theta becoming sine 90 and gaining maximum value 1. Second point is range of a projectile. Either it is thrown at an angle theta or at an angle 90 minus theta, the range will be same. So a projectile thrown at 30 degree or 90 minus 30, that is 60 degree, the projectile will cover same range on the horizontal ground. Third point, this is interesting. Kinetic energy of particle due to vertical component of velocity, that is v sin u sin theta, it reduces to zero. We know it reduces to zero when projectile reaches at its maximum height of the path. But kinetic energy of particle due to horizontal component will be present at the maximum height, because horizontal component remains same throughout the journey. So we will say that kinetic energy of projectile is never zero during this journey. Although we know that if we throw a ball vertically up, then at its maximum height, its kinetic energy becomes zero and the whole energy is converted into potential energy. But in case of a projectile path, it is not so. Kinetic energy throughout the journey never becomes zero. Maximum height पर भी उसके पास हाफ m और vx स्क्वायर यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर बचा रहेगा. So obviously minimum kinetic energy of a projectile is at its maximum height, और कितनी होगी? हाफ m vx square. Then interestingly, kinetic energy of a projectile varies. First it decreases, becomes minimum, and then it increases, but it never gets energy value 0. Now we will learn how to solve numericals of projectile motion. ये बहुत ध्यान से देने वाली बात है. बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स वो डायरेक्टली फार्मूला लगाकर नहीं कर सकते. बहुत ही कम न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जिसमें वो सीधे फार्मूला लगा सकते हैं. टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम योर न्यूटन फिजिक्स एक्सरसाइज. क्वेश्चन इज सेइंग अ बॉम्ब इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली with a velocity 20 meter per second from 40 meter high tower. After how much time and at what horizontal distance from the tower will the bomb strike the ground? तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते थोड़ी इमेजिनेशन होनी चाहिए उस प्रॉब्लम की जो हो रहा है. जैसे उन्होंने कहा कि 40 मीटर हाई टावर से एक बॉल को थ्रो किया गया, और थ्रो कैसे किया गया? हॉरिजॉन्टली, मतलब कोई वर्टिकल कंपोनेंट एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है. तो 40 मीटर हाई टावर से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया और इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है. और उन्होंने कहा कि बताओ कि ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पर बॉम्ब स्ट्राइक करेगा. ठीक, तो ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पर बॉम्ब स्ट्राइक करेगा, इसे निकालने का बड़ा सीधा सा तरीका है. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जो उसकी वेलोसिटी है, जो कि कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द जर्नी, और जितना टाइम उसको उस हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में लगा, उतना ही टाइम तो उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी कवर करने में लगेगा. तो टाइम ऑफ फ्लाइट को आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दें. यानी टाइम ऑफ फ्लाइट जो उन्होंने पहले पार्ट में पूछा है, सबसे पहली क्वांटिटी है जो हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो अब कुछ पॉइंट्स अगर हम क्लियर कर लें तो बहुत अच्छा है. देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर की, इसका सिंपल तरीका है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पूरी जर्नी में चेंज ही नहीं होता. अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनिशियल मोमेंट पर पता है
तो आप जितने टाइम में बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुँची उतने ही टाइम में बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये पूरा पैराबोलिक पाथ नहीं है, आधा है। तो आप फॉर्मूला उठाकर टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज़ करके पूरा आंसर नहीं निकाल सकते। तो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम पता चल जाए अगर, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम, तो आप उसे 20 से मल्टीप्लाई करो, आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का, हाइट निकालने का सेम प्रोसेस है, आप सिर्फ वर्टिकल मोशन को कंसीडर करो। तो वर्टिकल मोशन को अगर तुम कंसीडर करोगे तो बॉल ने कितनी जर्नी वर्टिकली ट्रैवल की, 40 मीटर। इनिशियली बॉल की जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 थी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मतलब इस मोमेंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी। जैसे जैसे ग्रेविटी एक्ट करेगी वैसे वैसे ये बॉल नीचे आएगी, और जैसे जैसे ये बॉल नीचे आएगी ये वेलोसिटी एक्सेलरेट होकर 0 से फाइनाइट वैल्यू गेन करेगी। तो वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन अगर कंसीडर करो तो h इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब एक स्टैंडर्ड तरीका है, हम लोगों ने जो 9th में पढ़ा वो आप न्यूमेरिकल्स में साइन का उतना फिक्स्ड फॉलो आप नहीं करते थे, लेकिन अब अगर फिक्स्ड फॉलो करोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सिचुएशंस 9th के कंपैरिजन में अब आपको थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगी। क्या है वो स्टैंडर्ड तरीका? जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसको हम मान लेते हैं ओरिजिन, ठीक। तो ओरिजिन से नीचे की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, जैसा कि वाई एक्सिस पर होता है। और बस यही एक रूल फॉलो करेंगे। तो देखो h जो है वो ओरिजिन से नीचे है, तो हम इसको लिखेंगे -40, ठीक। इसके बाद इसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो इनिशियली 0 है, तो यू वाई टी तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद आता है हाफ जी टी स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है, और हमने कहा कि जो नीचे वाली डायरेक्शन है वो सब निगेटिव, तो यहाँ हमने कहा -g, और इसलिए इस जगह पर ये हो गया -हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब यू वाई को आप जब 0 रख दोगे तो -40 इक्वल टू -हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये माइनस कैंसिल होकर 40 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि इसमें फ़ायदा क्या हुआ माइनस रखने का। तो जैसा मैंने कहा कि आपको जब सिचुएशंस थोड़ी ट्रिकी मिलेंगी तो ये आपको सेफली उस न्यूमेरिकल से बिना किसी गलती के निकाल ले जाएगा, अगर आप स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करते हो। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2.83 सेकेंड्स। And once you got the time during which this ball reaches from this point to this point, you got the distance, this horizontal distance also. आप 20 को 2.83 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको ये रेंज मिल जाएगी। तो 20 को जब आप 2.83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 56.60 मीटर्स। आई थिंक ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि आपको न्यूमेरिकल 2 डायरेक्शन में मोशन को तोड़कर सॉल्व करना होगा। अगर आपको हाइट चाहिए, अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए कि कितनी देर हवा में रहा, तो आप वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कंसीडर करके इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऊपर जाते या नीचे जाते समय जो बॉल है वो एक्सिलरेट या डी एक्सिलरेट करेगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की डिस्टेंस निकालने के लिए आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, सिंपल फार्मूला लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे हमने चीज़ों को चेंज किया है और सीक्वेंस वाइज हम चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 लिया है न्यूटन फिजिक्स की एक्सरसाइज से। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम हाइट एज, जैसे पिछली बार था, एट एन एंगल 30 डिग्री डाउन विद द हॉरिजॉन्टल। पिछली बार क्वेश्चन में
हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया था, इस बार हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री नीचे बॉल को थ्रो किया गया है विथ 25 मीटर पर सेकेंड. इफ ए स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 2.5 सेकेंड्स देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो देखो क्वेश्चन को देखते हैं. पहले उन्होंने कहा कि अब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री डाउन इस तरीके से बॉल को थ्रो किया गया है. तो जो बॉल है वो इस तरीके से पैराबोलिक पाथ करते हुए ग्राउंड से टकराएगी. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करना पड़ेगा. यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये हो जाएगा u cos 30. अब u 25 है तो 25 cos 30 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी. इसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी u sin 30. u sin 30 का मतलब सिंपली 25/2 और यहाँ पर u cos 30 का मतलब 25√3/2. ठीक. अब इसके बाद उन्होंने पूछा है कि हाइट बताओ और टाइम ऑफ फ्लाइट उन्होंने बता रखा है. तो हाइट ये ओरिजिन मान लिया हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को. तो अब जितना कुछ नीचे की डायरेक्शन है वो सब निगेटिव. तो h इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हमारा मेन फॉर्मूला है, जहाँ u क्या होगा, u हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट होगा. वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी आप रखेंगे. तो h तो हमें कैलकुलेट करना है इसलिए उसको कोई साइन नहीं दिया हमने. अब देखो वेलोसिटी नीचे की ओर है 25/√2 तो हमने यहाँ पर इसको लिखा नीचे वाली डायरेक्शन विद नेगेटिव साइन u t प्लस हाफ g हो गया -10 और t स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हाइट आएगी -62.50. माइनस साइन बता रहा है कि ओरिजिन से नीचे की ओर, जो कि एक्चुअल सिचुएशन भी है. तो h इज़ इक्वल टू 62.5 मीटर इज द आंसर. अब पिछले क्वेश्चन से एक छोटा सा चेंज किया. देखो क्वेश्चन नंबर 29. नाउ दिस टाइम अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम हाइट h एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अप फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. सबसे पहले क्वेश्चन में बॉल हॉरिजॉन्टली थ्रो की गई थी, दूसरे क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री नीचे और इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री ऊपर. विथ 16 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड, फाइंड हाइट एंड रेंज. तो अब हमको सिर्फ कंपोनेंट निकालने के बाद जो फॉर्मूला पिछली बार यूज़ किया था वही यूज़ करना है, पर कैसे यूज़ करना है, सिर्फ साइन के साथ कैसे वैल्यूज़ रखनी है, इतना ध्यान देना पड़ेगा. तो अब देखो 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल से 30 मीटर ऊपर 30 डिग्री एंगल इसको थ्रो किया गया है. तो अगर ये एंगल 30 है तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos 30, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, u sin 30. अब उन्होंने कहा है कि हाइट बताओ, तो हमने चुपचाप हाइट का फॉर्मूला लिख दिया u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. तो u की वैल्यू देखो यहाँ पर ओरिजिन से ऊपर की ओर है ना, यानी ऊपर की जितनी भी डायरेक्शंस हैं वो सब पॉजिटिव हैं. तो हमने u sin 30 दैट इज 16 sin 30 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड को प्लस साइन के साथ रखा, u t प्लस हाफ और g नीचे की ओर है तो -10. सिंप्लीफाई किया, आपको आंसर मिल जाएगा -48 मीटर और माइनस साइन बता रहा है कि हमने सॉल्यूशन बिल्कुल सही किया, क्योंकि हाइट नीचे की ओर है तो माइनस साइन के साथ आनी चाहिए. इसके अलावा उन्होंने कहा था कि रेंज भी बताओ. तो रेंज के लिए आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करना है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos 30 है तो 16√3/2 और टाइम ऑफ फ्लाइट, बॉल इस तरीके से पैराबोलिक पाथ चलती है और 4 सेकेंड से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 55.4 मीटर आंसर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेंज का. तो कैसे हमने यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट को जो कि ऊपर था प्लस साइन के साथ रखा, बस ये एक की पॉइंट है इस क्वेश्चन का.
और अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, टू बुलेट्स आर फायर्ड विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एंड हॉरिजॉन्टल 100 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम द टू गन्स एट अ हाइट ऑफ 19.6 मीटर। दोनों ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो की गई, दोनों ही 19.6 मीटर पर हाइट से थ्रो की गई, लेकिन दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो एक की 50 और एक की 100 थी। क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ टू गन्स। बहुत पुरानी पजल है ये कि नीचे कौन पहले पहुंचेगा। यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन भी है। जैसे ही आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, आप समझ लीजिए कि वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली 0 था, तो हमने इसको यहाँ पर मार्क कर लिया। इसके बाद हमने कहा कि जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करेंगे तो उसे कितनी हाइट ट्रैवल करनी है, h हाइट 19.6 मीटर हाइट। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, h इज़ ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वैल्यूज़ रखी तो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो 0 हो गया, और फिर ये हाफ जी टी स्क्वायर था, यहाँ पर g ऑब्वियसली माइनस होगा, लेकिन इस समय हम लोग मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं, पर माइनस लिखने में कोई नुकसान नहीं है, हम लिख सकते हैं माइनस यहाँ पर माइनस जी। तो ये आपका आ जाएगा टी स्क्वायर इज h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज h इज माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ ध्यान रखना है कि ये निगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। जैसे मैथ्स में -1 लेस देन 0 होता है, फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम माइनस साइन डायरेक्शन बताता है। तो आप ये नहीं समझेंगे कि माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज अ नंबर, इज अ हाइट विच इज़ लेस देन 0। दैट डज नॉट हैव एनी सेंस। तो आपको माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से सिर्फ ये पता चल रहा है कि जो स्टैंडर्ड तरीका लेकर चलते हैं कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन लेकर और तब नीचे की सारी डायरेक्शन निगेटिव लेते हैं, तो बस इतना पता चल रहा है कि बॉल h हाइट से थ्रो की गई है और ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे की ओर चलने पर आपको वो हाइट कवर करनी है। तो h की वैल्यू आपको माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से केवल डायरेक्शन लेकर माइनस को आपको इससे आगे और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। तो हमने लिखा कि h इज़ इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और इसका मतलब हो गया कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी। अब हमने गौर से देखा कि इसमें u तो कहीं है ही नहीं। जो सिचुएशन हमें दी गई है कि हॉरिजॉन्टली बॉल को थ्रो किया गया, तो इसमें u तो कहीं है ही नहीं। इसका मतलब 50 मीटर से थ्रो करो या 100 मीटर पर सेकेंड से, बॉल को अगर सेम हाइट कवर करनी है तो वो सेम टाइम में नीचे आएगी अंडर द सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमारा आंसर हो गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट इन बोथ केसेस विल बी सेम। In both the cases, initial vertical component is 0. Therefore, in both the cases, the time taken by the ball to come or to cover the height h is same. एक आंसर तो हमारा पूरा हो गया। एडिशनल मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पर कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अलग अलग होने से फ़र्क कहाँ आएगा। जब ये बॉल ग्राउंड से टकराएगी तो ये हॉरिजॉन्टल तो नहीं टकराएगी, तब किसी एंगल पर टकराएगी। अगर वो एंगल मान लो कि थीटा हो हॉरिजॉन्टल से, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 50 मीटर पर सेकेंड थ्रू आउट द जर्नी रहेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 50 मीटर पर सेकेंड रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू होती है, जो भी ये वेलोसिटी v है उसका ये साइन कंपोनेंट है, ठीक। तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियली उसकी वेलोसिटी थी 0, g एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करते हुए जब वो इस पॉइंट पर आया तो उसकी वेलोसिटी हो गई v साइन थीटा। v उसकी फाइनल टोटल वेलोसिटी है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया v साइन थीटा। जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप कोई भी कंपोनेंट यहाँ v कॉस थीटा लिख लो, इसको v कॉस थीटा, लेकिन वो होगा तो u कॉस इनिशियल एंगल पर जो फेंका गया था उसके मैग्नीट्यूड तो बराबर ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, तो v इंटू कॉस थीटा विल रिमेन सेम एज इट वॉज u इंटू कॉस थीटा इनिशियल, जो भी वैल्यू थी, मतलब थीटा इनिशियल तो 0 ही था।
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट में चेंज नहीं आएगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट में 0 से बढ़कर वेलोसिटी इतनी हो गई। तो जब आप किस रफ्तार से ग्राउंड से टकराएगा कैलकुलेट करेंगे, तो वो ना तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना वर्टिकल, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो ये ध्यान रखो कि जब तुमसे इस तरह के सवाल में पूछेंगे कि ग्राउंड से किस वेलोसिटी पर टकराएगा, तो आपको कैलकुलेट करना होगा कि जब इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 50 थी रफ्तार, तो फाइनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगी रफ्तार। और क्योंकि हमको ये बात पता है तो हम चुपचाप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की रफ्तार को सेम लिख देंगे, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेट होकर वेलोसिटी यहाँ पर कुछ हो जाएगी। तो हमको v sin थीटा कैलकुलेट करना होगा। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। v वर्टिकल कंपोनेंट होगा u का वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, प्लस a t, और साइन के साथ सारी वैल्यूज़ रखेंगे। वी वाई इज़ इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट 0 था, g -10, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकाल लिया होगा या नहीं निकाला है यहाँ पर, तो निकालना पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना पड़ेगा कि इतनी हाइट कितनी टाइम में कवर की। तो आपको वी वाई यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक। और टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूले से। h की वैल्यू है 19.6 और g की वैल्यू है यहाँ पर 9.8 लेना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि 19.6 और 9.8 ये कैंसिल आउट होने में हेल्प करेंगे, कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। तो आपका 9.8 को आप 2 टाइम्स करेंगे तो 19.6 आएगा। तो 2 सेकेंड्स हो जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ये 2 सेकेंड्स दोनों के लिए होगा। और यहाँ पर जब आप वी वाई कैलकुलेट करोगे तो 2 सेकेंड्स के बाद वी वाई इस केस में हो जाएगा -10 × 2, दैट इज -20 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन फिर से डायरेक्शन बता रहा है, यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे की ओर है। तो जो v आप कैलकुलेट करोगे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। इसके बाद जब आप दूसरे केस में सेम लॉजिक लगाओगे तो वर्टिकल कंपोनेंट इंटरेस्टिंगली आपको फिर से सेम मिलेगा, क्योंकि इनिशियली जो रफ्तार थी वो 0 थी। फाइनली जब ये टकराएगा तो किसी एंगल थीटा पे टकराएगा। वो एंगल थीटा हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये तो पता है कि वी वाई इज़ इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। और जब आप -10 × टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड रखोगे तो फिर से -20 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का सेम रहा, क्योंकि जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट किए दोनों, और दोनों का ही इनिशियल कंपोनेंट 0 था, और दोनों ने सेम टाइम में ऊपर से नीचे आने की जर्नी कवर की है। तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहा, लेकिन यहाँ पर यू एक्स सेम नहीं है। यहाँ पर जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी वो 100 मीटर पर सेकेंड थी। तो वी वाई तो ये सही है कि 20 मीटर पर सेकेंड है, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन वी एक्स तो 100 मीटर पर सेकेंड है। तो जब आप v कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू तो अलग हो गई इस केस में। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ से यहाँ तक थ्रू आउट द जर्नी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, लेकिन भाई इसमें तो 50 है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसमें 100, यानी कि x कंपोनेंट दोनों में अलग अलग है, तो v दोनों में अलग अलग हो जाएगा। तो दोनों की रफ्तार अलग अलग होगी जब वो ग्राउंड से टकराएंगे। ये फ़र्क पड़ेगा x कंपोनेंट के अलग होने का, ना तो टाइम ऑफ फ्लाइट इन दोनों केसेस में अलग आएगा, अभी हमने देखा, डिटेल में डिस्कस किया है, और ना ही वर्टिकल कंपोनेंट दोनों में अलग होगा। तो ये पूरी डिस्कशन एक तरीके से एक छोटा सा टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से सुनते हुए नोट कर लो।